नमस्कार, बिहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। और आप सबको पता है कि बिहार झारखंड, चाहे बिहार हो चाहे झारखंड, दोनों ही जगह पर सियासी हलचल काफी तेज है। झारखंड में अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव दस्तक देने जा रहे हैं। ऐसे में हर कहीं तैयारियों का शोर है तो कहीं तैयारियां खत्म हो चुकी हैं और सरकार गठन की कवायद भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में जहां एक तरफ हेमंत सोरेन की सरकार का गठन होने जा रहा है, हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, वहीं इस बीच अब उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट जाने की तैयारी में है मोदी सरकार के खिलाफ। आपको बता दें कि पूरे चुनाव के दौरान एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। जेएमएम लगातार आवाज उठा रही थी कि केंद्र सरकार के पास झारखंड राज्य का 1,36,000 करोड़ का कोयला रॉयल्टी टैक्स ये बकाया है और सरकार उन्हें दे नहीं रही है। इसे लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए, कई बार सवाल उठाए और अब इस पर हेमंत सोरेन ने कोर्ट जाने की भी तैयारी कर ली है। तो मैं अपने सहयोगी यश से पूछना चाहूंगी कि यश, आपके पास इससे जुड़ी क्या जानकारी, क्या है ये पूरा मामला? जी धन्यवाद आराधना। जब विधानसभा चुनाव जारी थे झारखंड के, तो जो तमाम मुद्दे इस विधानसभा चुनाव के दौरान गरमाए रहे, उनमें से एक मुद्दा यह भी था 1,36,000 करोड़ रुपए का, जिसको लेकर जेएमएम ने लगातार बार बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि ये जो पैसा है ये झारखंड के लोगों का पैसा है, इसे जल्द से जल्द आप आवंटित कराएं तो हम झारखंड की बेहतरी के लिए, झारखंड के लोगों की सुविधाओं के लिए इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि चुनाव के पहले से ये मांग उठ रही थी, ये चिट्ठियां लिखी जा रही थी, चुनाव आया, चुनाव बीत गया, ये मुद्दा भी जोर शोर से उठा और अब चुनाव बीतने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं झारखंड की वो कम हो चली हैं और अब बिहार पे जो है लोगों की नजरें होंगी। लेकिन बिहार में तो जो सियासी हलचल है वो तो चल ही रही है, लेकिन झारखंड में अभी भी जो है एक तरह से चिंगारी जो कह सकते हैं वो अभी तक बाकी है। और अब कहा जा रहा है कि इस 1,36,000 करोड़ रुपए के लिए हेमंत सोरेन अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। यानी हाल ही में जब चुनाव के दौरान डीबी लाइव से भी हेमंत सोरेन ने खास बातचीत की थी आराधना, तो हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि यूं तो हमने कई बार चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से यह आह्वान किया है कि आप हमें ये हमारी जो राशि है, झारखंड के लोगों के अधिकार की राशि है, ये मुहैया करवाएं, लेकिन वो उन्हें अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई थी। तो अब जो है हेमंत सोरेन कानूनी रास्ता इख्तियार करने वाले हैं और क्यों ना करें, क्योंकि जब बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार इनकी जन कल्याण की योजनाओं के खिलाफ कोर्ट जा सकती है, पीआईएल दाखिल कर सकती है, चाहे मैया सम्मान की बात हो या बिजली बिल हाफ योजना की बात हो, उसके खिलाफ अगर एनडीए और बीजेपी अपनी इस तरह की गैर जरूरी मांगों को लेकर कोर्ट जा सकती है, तो फिर जेएमएम क्यों नहीं जा सकती? तो इसीलिए अब हेमंत सोरेन जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ मांग करेंगे कि केंद्र सरकार से ये कहा जाए कि जो 1,36,000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं जल्द से जल्द वो झारखंड को मिले, ताकि झारखंड की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो मुद्दा उन्होंने चुनाव के दौरान उठाया था और जो वादा जनता से उन्होंने किया था कि जनता के हक के पैसे वो सरकार से लेकर रहेंगे, केंद्र सरकार से झारखंड के लोगों के हक के पैसे 1,36,000 करोड़ रुपए की ये राशि वो वापस लेकर रहेंगे। इसके लिए अब हेमंत सोरेन ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है और उन्होंने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार को झारखंड सरकार की बात माननी ही पड़ेगी। और ना सिर्फ यही, बल्कि मैया सम्मान योजना को लेकर भी झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। विपक्ष लगातार कई तरह के आरोप लगा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि विपक्ष ने तमाम कोशिशें की। यहां पर हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, यानी बीजेपी, क्योंकि झारखंड में सत्ता पक्ष इंडिया गठबंधन है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई कि मैया सम्मान योजना को बंद करवा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी और ये योजना लागू रखने की बात कही थी। और उसके बाद विपक्ष की तरफ से तमाम नए दावे भी सामने आए, जिसे अब हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है यश? आराधना, मैया सम्मान योजना जो एक प्राइम योजना बनकर सामने आई झारखंड की, और उसको महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला और उसके दम पर कई सारे जो वोट्स हैं उसका परसेंटेज भी बढ़ता हुआ देखा गया। तमाम सीट्स पर महिलाओं की बड़ी इसमें भागीदारी देखी गई वोटिंग बूथों पर। तो ये एक बहुत बड़ी और लाभकारी योजना बनकर सामने आई महिलाओं के लिए और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि इस योजना का दमन करने के लिए बीजेपी सरकार झारखंड हाई कोर्ट के पास जाती है और पीआईएल दाखिल करती है कि ये इलेक्शन मैल प्रैक्टिस हो रही है, महिलाओं को घूस देकर वोट पाने का काम चल रहा है, तो इस योजना को बंद करवाया जाए।
और आप देखिए कि कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एनडीए से कहा था कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, ये योजना यथावत जारी रहेगी। और अब तो हेमंत सरकार ने यह भी कहा है कि इसकी राशि को बढ़ाकर इसी महीने से 2500 रुपए कर दिया जाएगा, जो महिलाओं के खाते में जाएगा। इसको लेकर एक खबर यह भी आई थी आराधना कि इसके लिए जो सरकारी प्रक्रिया होती है, विभागीय प्रक्रिया होती है, वो भी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब देखिए, इसको लेकर विपक्ष का एक आरोप था, जिसको लेकर अब जेएमएम ने उसका खंडन किया है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा था क्योंकि पीआईएल वाला काम तो इनका हुआ नहीं, वहां तो ये फेल हो गए, तो इन्होंने एक दूसरा दांव चला, और वो दांव ये चला, लोगों में ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि ये जो मैया सम्मान योजना है, इसके लिए जो राशि महिलाओं को दी जा रही है, ये झारखंड सरकार कर्ज लेकर महिलाओं को दे रही है। और वो आंकड़ा बताया था 10,000 करोड़ रुपए का, कि झारखंड की सरकार 10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है, और उस कर्ज के पैसे से और भारी ब्याज पर कर्ज लेकर महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। ये आरोप लगा रहा था एनडीए, और बीजेपी ये आरोप लगा रही थी। लेकिन अब जेएमएम ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने इसका खंडन किया आराधना, और कहा है कि पिछले 3 साल से जो झारखंड का बजट रहा है वो सरप्लस में रहा है, यानी माइनस में ना जाके प्लस में रहा है। और वो जो सरप्लस की राशि रही है, उसकी वजह से हमें किसी भी अन्य राज्य से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और उस सरप्लस राशि को, जो कि जनता का ही पैसा है, उसे हम राज्य की महिलाओं के भले के लिए उन्हें ही देने का काम कर रहे हैं, मैया सुरक्षा सम्मान के तहत। यानी एक तरह से देखें तो इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार तमाम कोशिशें कर रहा है कि कैसे इस योजना को बंद करवाया जाए। पहले उसकी ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अब इस तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सरकार केवल और केवल कर्ज लेकर इस तरह की राशि प्रदान कर रही है महिलाओं को। कहा जाए तो एक तरह से जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो तो कामयाब नहीं हुई, उल्टे ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के विकास के खिलाफ है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं यश, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप महाराष्ट्र की ही बात कर लीजिए। महाराष्ट्र में आप लाडकी बहन योजना की बात करते हैं, और फिर यहाँ पीआईएल भी दाखिल करते हैं, तो ये जो दोहरा चरित्र है, आपका दोहरा चेहरा है। अगर आप महिलाओं के सम्मान के पक्षधर हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो फिर आप जो राज्य में महिलाओं के लिए योजना जारी है, मैया सम्मान योजना, उसको बंद करवाने के लिए आपने पीआईएल दाखिल क्यों की? अगर ऐसा ही है तो फिर आप महाराष्ट्र में भी नहीं करते। तो ये बीजेपी का दोहरा रवैया है आराधना। महाराष्ट्र में आप लाडकी बहना योजना लेके आते हैं, और वहाँ पे जो विपक्ष है महाराष्ट्र में, वो भी यही आरोप लगा रहा है वहाँ की राज्य सरकार पर कि आप लोगों ने कर्जा लेकर लाडकी बहना योजना की बात कही है। जी बिल्कुल, विपक्ष का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास फंड की कमी है, और ऐसे में ये योजना चुनावों के बाद बंद हो सकती है। तो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है महाराष्ट्र में कि वहां की राज्य सरकार ने, जो महायुति की सरकार है, उसने कर्जा लेकर लाडकी बहना योजना की बात की है, तो यहाँ जेएमएम ने तो खंडन कर दिया कि हमने कोई कर्जा लेकर ये काम नहीं किया, बल्कि ये हमारा ही राज्य का पैसा है, सरप्लस का पैसा है, और उससे हम महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं। तो जेएमएम ने तो खंडन कर दिया, झारखंड की सरकार ने तो खंडन कर दिया आराधना, लेकिन महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है वहां से कोई स्पष्टीकरण, कोई खंडन नहीं आया है। यानी एक तरह से ये संभव है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई हो सकती है कि वहां की महायुति सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए उच्च ब्याज दरों पे कर्ज लेकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की हकीकत जो भी हो, विपक्ष के दावों का फिलहाल महाराष्ट्र सरकार खंडन तो नहीं कर पाई, लेकिन इस आरोप को लेकर जो वो झारखंड में लगा रहे हैं कि जेएमएम की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में कर्ज लेकर महिलाओं को ये योजना का लाभ दे रही है, उन्हें ये पैसे दे रही है, आत्मसम्मान के नाम पर जो राशि प्रदान की जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े करता है यश कि जो जनता के हक का पैसा झारखंड सरकार मांग रही है, कोयले के टैक्स रॉयल्टी का जो हक मांग रही है झारखंड की सरकार, ऐसे में तो मोदी सरकार को वो भी उसे पहले वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर झारखंड सरकार के पास फंड की कमी है तो ऐसे में महिलाओं की इस योजना को रोकने से बेहतर है केंद्र से उसे सहायता मिल जाए। आपको क्या लगता है इस पर? जी बिल्कुल, चाहे आप इसकी बात करें, मैया सम्मान योजना की बात करें, या केंद्र के द्वारा जो 1,36,000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं उसकी बात करें, ये राशि बहुत जल्द, बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जो है इसका आवंटन नहीं हुआ है आराधना। तो इसी को लेकर जो है जेएमएम बार बार चिट्ठी लिख रहा है और केंद्र से कह रहा है, लेकिन इतना करने के बाद भी, इतनी चिट्ठियां लिखने के बाद भी अगर केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, संज्ञान नहीं ले रही है, तो फिर जेएमएम कितनी बार चिट्ठी लिखे? इस शर्मिंदगी से बचने से बेहतर है कि कोर्ट का जो रास्ता है वो इख्तियार किया जाए, और इसी को लेकर जो है हेमंत सोरेन अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, ताकि जो
सरप्लस का पैसा तो जो है उससे तो लाभान्वित किया ही जा रहा है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं आराधना कि देश के जो सबसे निर्धन राज्य हैं उनमें से एक झारखंड का भी जिक्र होता है, उसका भी नंबर आता है। तो आप समझ सकती हैं कि झारखंड के लिए ये 1,36,000 करोड़ रुपए कितने ज़रूरी हैं। अगर ये आ जाएंगे तो जो जन सरोकार की चीज़ें हैं, जो निर्माण कार्य हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा के लिए है, महिलाओं के लिए है और भी तमाम वर्गों के लिए जो उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, उनको बेहतर तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। तो यही है आराधना जी बिल्कुल। और एक तरफ तो विपक्ष जहां ये कोशिश कर रहा है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना को रोक दिया जाए, यानी बीजेपी एनडीए की ये कोशिश है, और वहीं दूसरी तरफ बिहार से भी ऐसी खबर आ रही है यश कि नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में भी ऐसी कोई योजना लागू करने वाली है। इस पर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अभी बिहार का विधानसभा सत्र जो रहा आराधना, एक तरह से आप देखेंगे ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखा। विपक्ष लगातार जो है दरवाजे पर, सदन के दरवाजे पर तमाम मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहा था, विरोध कर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जो है उनका सीन ऐसा नजर आया कि वो आते थे सदन और मुंह बचाकर पीछे के दरवाजे से अंदर चले जाते थे। तो वो कहीं ना कहीं अब हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इस बार जो अगले बार 2025 में जो बिहार के विधानसभा चुनाव है आराधना, उसको वो कैसे जीते। तो उनके सामने उदाहरण है झारखंड का, जहां महिलाओं को साधा गया, महाराष्ट्र का उदाहरण है हालिया, जहां महिलाओं को साधने की कोशिश की गई, लेकिन महिलाओं को साधना, उनसे वादे करना और साथ ही साथ उन वादों का जमीन पर दिखना, दोनों में बहुत अंतर होता है आराधना। झारखंड की सरकार ने तो ये कर दिखाया, लेकिन महाराष्ट्र में ये कितना असर डालता है ये तो देखना होगा। तो इसी को लेकर अब जो है खबर ये आ रही है, लेकिन ये इस पर अभी पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है, ये उड़ती उड़ती खबर है आराधना, और इस पर जैसे ही और पुख्ता जानकारी आएंगी तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो इस बार के चुनाव में जो अभी महिला संवाद यात्रा पे है नीतीश कुमार, तो वो महिलाओं को साधने के लिए महिलाओं को कुछ 2100 रुपये की राशि देने की बात करने जा रहे हैं, और देखते हैं नीतीश कुमार जो हैं उनके इस वादे से उन्हें क्या लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, यानी जिस तरह से झारखंड में मैया सम्मान योजना को सफलता मिली और झारखंड में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार की वापसी हुई, उसके बाद नीतीश कुमार भी इसी राह पर चल पड़े हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार महिलाओं को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो महिलाओं के पास संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश में है। यानी इंडिया गठबंधन की राह पर एनडीए चल पड़ा है, लेकिन अब उसकी ये कोशिशें कहां तक कामयाब होंगी ये आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। और बाकी इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आना चाहेंगे वापस झारखंड में, जहां बैलेट पेपर की गिनती को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं यश, और ये आंकड़े कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए जरूर चिंताजनक हो सकते हैं। तो क्या है ये आंकड़े? देखिए आराधना, पोस्टल बैलेट्स जो होते हैं, खास तौर से इसके बारे में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, चुनाव ड्यूटी, तो उनको लेकर ये जानकारी होती है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, पुलिसकर्मी हो गए, शिक्षक हो गए या जो अन्य कर्मचारी हो गए, ये चुनाव ड्यूटी में जाने से पहले ही अपना वोट डालकर बैलेट पेपर के थ्रू वोट डालकर जाते हैं। तो इसको लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा आया है आराधना सामने, और ये एक अलार्मिंग जानकारी है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि जहां अगर जनता आपसे खुश नहीं है तो फिर वो आपको उखाड़ फेंकेगी, लेकिन यहाँ पर झारखंड की सरकार जो है उस पर जनता ने, खासतौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक तरह से वोट मताधिकार के जरिए, वोट के जरिए अपना विश्वास जताया आराधना। और 3 बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, पिछले 3 विधानसभा चुनाव इंक्लूडिंग इस बार का विधानसभा चुनाव, उसको लेकर दिलचस्प आंकड़े हैं आराधना, वो साझा करते हैं हम। 2014 में आराधना आंकड़े ये थे कि 4364 बैलेट वोट, पोस्टल बैलेट से वोट पड़े थे जेएमएम के पक्ष में, लेकिन अब बात करें 2019 में तो 19,912 पोस्टल बैलेट्स के वोट पड़े थे 2019 में। लेकिन इस साल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आराधना, 85,279 पोस्टल बैलेट्स, यानी अगर देखा जाए तो एकदम से इन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई। लगातार 2014, 2019 और 2024 तक ये आंकड़े डबल स्पीड से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और आप देखेंगी साल दर साल जैसे जैसे चुनाव बीते, यानी एक तरह से कह सकते हैं चुनाव दर चुनाव, जो झारखंड की जनता है उनका जेएमएम पर विश्वास, आप देखेंगी इन आंकड़ों को देखकर ही समझ में आता है कि विश्वास लगातार बढ़ता ही चला गया है आराधना। और इस विश्वास के बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो कारण क्या क्या है वो हम एक बार चर्चा कर लेते हैं आराधना। पहला तो यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसे लागू करने की घोषणा की है झारखंड की सरकार ने, जिसको लेकर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत ही आशान्वित नजर आ रहे हैं, और इसका जो प्रतिसाद
चुनाव के उसमें भी देखने को मिला, जो वोटिंग में भी देखने को मिला सरकारी कर्मचारियों की तरफ से। यानी अगर देखा जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है यश। लोग, सरकारी कर्मचारी खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह उसने न्यू पेंशन स्कीम लाई, और जब इसका भी विरोध हुआ तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई। लेकिन अब सारे सरकारी कर्मचारी एकजुट होकर इसका भी विरोध कर रहे हैं, यानी मोदी सरकार को एक बार फिर बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार इस पर बैकफुट पर आएगी या नहीं, लेकिन लोगों ने, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मंशा जरूर साफ कर दी है कि उन्हें केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, उन्हें न्यू पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो बैलेट पेपर के आंकड़े हैं वो काफी हद तक यही इशारा कर रहे हैं। और बहुत ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम संख्या का अंतर है, बैलेट पेपर के आंकड़ों में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। जो सत्ता पक्ष झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ जो लोगों के वोट आए हैं, सरकारी कर्मचारियों के वोट आए हैं, वो बहुत बड़ी कहानी बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों में मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कितना गुस्सा है। जी देखिए, केंद्र सरकार एनपीएस या यूपीएस लाकर जो है सरकारी कर्मचारियों को एक तरह से बरगलाने या भटकाने की बात कर रही थी कि आप इसमें से ये भी चुन सकते हैं, वो भी चुन सकते हैं, या एक तरह से यूपीएस थोपने का काम कर रही थी, जिसको एक सिरे से सरकारी कर्मचारियों ने नकार दिया है और ये कहा है कि हमें आपकी यूपीएस स्कीम नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। और जब झारखंड की सरकार ने ये घोषणा की कि यहाँ अपने राज्य में हम इसको लागू करेंगे, तो इसको लेकर आप देखेंगे कि कितना अप्रत्याशित आंकड़ा देखने को मिला है आराधना पोस्टल बैलेट में। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार को भी आंकड़े देखने चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। आप उन पर अपनी योजनाएं थोप नहीं सकते। अगर जनता ऑप्ट करना चाहती है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही कायम रहना चाहते हैं, तो सरकार को उनकी बात मानकर उन्हें यह ऑप्शन देना चाहिए कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम ही इख्तियार करें, स्वीकार करें। जी बिल्कुल, लोकतंत्र की खासियत ही यही है। जी, और इसके साथ ही साथ आराधना और भी कई फैक्टर्स थे कि पोस्टल बैलेट की वोटिंग में इजाफा देखने को मिला। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा था ही, इसके साथ ही साथ आराधना सरकारी कर्मचारी जो हैं झारखंड के, और साथ ही साथ उनके जो परिवारजन हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवा रही है झारखंड की सरकार। आराधना तमाम, जैसा कि बताया हमने, एक तरह से आर्थिक रूप से थोड़ा अक्षम है, कमज़ोर है झारखंड, तो वहाँ अगर कोई स्वास्थ्य समस्या आ जाती है तो इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और अस्पताल का जो बिल आता है वो बड़ा लंबा चौड़ा आता है, और उसमें व्यक्ति जो है उसकी कमर टूट जाती है, आर्थिक रूप से बिल्कुल वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसलिए उनको सहायता प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपए तक का जो सहायता है, जो मेडिकल कवर है, वो झारखंड की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों प्लस उनके परिवारजनों को मुहैया करवाने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर फैक्टर साबित हुआ है पोस्टल बैलेट के लिए। वहीं इसके साथ ही साथ 60 लाख रुपए तक का होम लोन सरकारी कर्मचारियों को बिना कोई ज़मीन गिरवी रखे, ज़मीन गिरवी रख के अमूमन लोन लिया जाता है, कई बैंक भी यही सुविधा देते हैं, लेकिन झारखंड की सरकार कह रही है कि आप हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, आपको कोई लोन लेना है तो हम आपको 60 लाख रुपए तक का लोन देंगे, लेकिन आपको कोई ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो इनका होम लोन देने का तरीका है, ये भी काम आया है। जी बिल्कुल, ये एक तरह से सरकार ने अपने ही कर्मचारियों पर भरोसा जताया है। हम किसी चीज को गिरवी तभी रखते हैं जब हमें उस बात की गारंटी देनी होती है कि हम ये लोन चुकता करेंगे, लेकिन अगर सरकार अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं करेगी तो उनका भरोसा सरकार पर कैसे बढ़ेगा। तो ऐसे में जेएमएम की ये नीति बहुत ही कारगर साबित हुई है। उन्होंने जो अपने सरकारी कर्मचारियों को ये रिलैक्सेशन दिया है कि हम आपको बिना घर गिरवी रखे, बिना किसी गारंटी के हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, तो इसका फायदा जरूर उन्हें होता दिखाई दे रहा है यश। और क्या कुछ और कारण है आपके पास? 2 और कारण है आराधना। एक तो आप देखिए, मैया सम्मान के जरिए मैयाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, जो 18 से 50 वर्ष की हैं खासतौर से, उनका सम्मान तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और सम्मान है, और वो ये है कि जो सरकारी कर्मचारी, जो महिलाएं हैं, वो अगर मैटरनिटी लीव लेती हैं तो उन्हें 2 साल की वेतन के साथ मैटरनिटी लीव प्रोवाइड कर रही है जेएमएम की सरकार। यानी यहाँ भी एक तरह से माताओं को समय दिया जा रहा है कि वो अपने नवजात शिशु के साथ समय बिताएं, उनके लालन पालन में जो है समय बिताएं, और ऐसा नहीं है कि उनका जो वेतन है वो काट दिया जाएगा या उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, 2 साल के बाद वो दोबारा रीज्वाइन कर सकती हैं, रिज्यूम कर सकती हैं अपना काम, और वो उनका काम चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो खुश नज़र आई हैं, और ये महिलाओं का ही वोट इसमें शामिल है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर देखा जाए आराधना, तो महिलाओं
का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है और उन्होंने भी पोस्टल बैलेट में जमकर वोटिंग की है जो सरकारी योजनाएं रही हैं उनमें। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो एक तरह से झारखंड की जो जेएमएम है उसने पूरी तरह से महिलाओं को साधने के लिए हर तरह की योजनाएं दी हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो मैटरनिटी लीव की बात हो। एक तरह से महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और इसका नतीजा भी चुनाव परिणाम में हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को अपना भरपूर समर्थन दिया। और अब अगर हम बात करें कि पूरे चुनाव में समर्थन महिलाओं ने दिया और पूरा जोर लगाया दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, हर तरह से नेता प्रचार प्रसार में जुटे रहे। बीजेपी ने हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन दोनों को भी ऑब्जर्वर्स बनाया था। और जो एक तीखी बयानबाजी हमने चुनाव के दौरान भी देखी वो अब तक थमती नजर नहीं आ रही है। झारखंड सरकार और अब ये कह सकते हैं असम सरकार में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके बीच की ये जो तीखी नोकझोंक है वो आज भी दिखाई दे रही है। और हाल ही में उनका एक बयान सामने आया है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है यश? जी आराधना, उनका जो बयान आया उसको तो हम लेंगे ही, लेकिन आप देखिए झारखंड में जो करारी हार झेलनी पड़ी एनडीए को, और खास तौर से आप देखेंगे कि जो कृषि मंत्री हैं और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, इनको मुख्य प्रभारी बनाकर भेजा गया और असम के पूर्व सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को उप प्रभारी बनाकर भेजा गया और उन पर एनडीए को, बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी थी। लेकिन एक तरह से आप देखें कि उन्होंने पूरा जो है मामला खराब कर दिया एनडीए का अपनी बयानबाजी से और अपनी राजनीति से। और उसको लेकर जो समीक्षा बैठक हुई आराधना, उसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि झारखंड बीजेपी ने एक समीक्षा बैठक की थी कि हार मिली है तो हार क्यों मिली है, इस पर चर्चा हो, इस पर मंथन हो। और दिलचस्प जानकारी यह है आराधना कि ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक थी, क्योंकि इस बैठक से शिवराज मामा और साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा दोनों नदारद रहे, यानी हार का ठीकरा जिन पर फूटना था वही दोनों नदारद थे। तो फिर सवाल ये उठता है आराधना कि इस मीटिंग में बात किस पर हुई होगी और आरोप जो लगने हैं, आरोप किस पर मढ़े, जिम्मेदारी किस पर थोपी गई होगी, मढ़े गए होंगे आरोप, क्योंकि ये दोनों ही अब झारखंड में तो जाने के लायक नहीं रहे। लेकिन क्या इनकी इतनी करारी हार हुई है कि अपनी ही मीटिंग से भी नदारद रहे, वहाँ भी जाने की हालत में नहीं थे, वहाँ भी मुंह दिखाने की हालत में नहीं थे? तो सवाल यही उठता है आराधना कि इस तरह की इन्होंने राजनीति की है कि आदिवासियों ने तो इनको खदेड़ कर भगा ही दिया, लेकिन अब ये इस स्थिति में भी नहीं है कि अपनी समीक्षा बैठक में भी जा सकें। यानी जो पूरे चुनाव पार्टी की कमान संभाले आगे आगे चल रहे थे, चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा इन्होंने उठा रखा था, अब जब समीक्षा बैठक की बात आई तो ये दोनों ही नेता नदारद रहे इस बैठक से। इस पर सवाल तो जाहिर है उठने ही हैं और उठ भी रहे हैं। और वहीं सवाल कुछ और मुद्दों को भी लेकर उठ रहे हैं, जहां झारखंड का प्रतिनिधिमंडल असम जा रहा है, तो उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। तो ये क्या है यश? आराधना, 28 नवंबर को हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद 7 ऐलान करते हैं कि हम अब जो है इन 7 चीज़ों पे काम करेंगे। इनमें आराधना एक जानकारी ये थी, एक पॉइंट ये था कि हम झारखंड से अपना एक प्रतिनिधिमंडल असम भेजेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से झारखंड से बहुत सारे जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनको वहां भेजा जा रहा है, वो वहां जा रहे हैं असम के चाय बागानों में काम करने के लिए। तो हेमंत सोरेन की सरकार चाहती है कि जो यहाँ के मूलवासी हैं उनकी वहाँ क्या स्थिति है, क्या उन्हें पर्याप्त मेहनताना मिल रहा है, क्या उनकी रहने की स्थिति वहाँ पे, उनकी जो गुणवत्ता है रहने की, क्या वो सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो उनको दुरुस्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, झारखंड की सरकार क्या कर सकती है। इसको लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाने की बात उन्होंने कही थी हेमंत सोरेन ने। लेकिन आप देखिए हेमंत सोरेन ये भी चाह रहे हैं कि एक तो असम ना जाए, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह की बयानबाजी करके गए हैं, तो हेमंत सोरेन ये तो नहीं चाहेंगे कि उनके मजदूर, उनके मूलवासी असम जाएं, भले किसी और राज्य में चले जाएं। लेकिन हेमंत सोरेन इस फिराक में भी हैं कि क्यों ना झारखंड में ही ऐसी स्थितियां मैं पैदा कर दूं कि मूलवासियों को किसी अन्य राज्य में जाकर जीविका कमाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनको राज्य में ही मैं रोज़गार मुहैया करवाऊं और वो राज्य में रहकर अपने ही परिवार के साथ रहकर अपना रोज़गार, अपना लालन पालन, अपने घर परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन ये तो एक सार्थक पहल है आराधना कि अपने राज्य के लोगों की आपको चिंता है कि दूसरे राज्य में जाकर वो ठीक से हैं या नहीं है। लेकिन अब इसकी देखा देखी आराधना एक नहीं 2 प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कर रहे हैं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, और उन्होंने ये नहीं बताया आराधना कि मैं किस लिए भेजूंगा। उन्होंने बस ये कहा है कि 5 तारीख को कैबिनेट की हमारी बैठक है और उस बैठक में हम 2 प्रतिनिधिमंडल तय करेंगे जो कि असम से झारखंड जाएगा और वहाँ पे 2 मुद्दों को लेकर चर्चा करेगा, पड़ताल करेगा, यही उनका बयान है। और जब पता करने की कोशिश की गई कि किन मुद्दों पर आप
प्रतिनिधिमंडल को भेजेंगे, किस चीज़ पर वहाँ पे सर्वेक्षण होगा, कि क्या एनालिसिस होगा, कि क्या देखने जाएंगे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसका खुलासा नहीं करेंगे, बहुत जल्द 5 तारीख को जब हमारी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इसका खुलासा किया जाएगा। तो एक तरह से आप देखिए ये बौखलाहट साफ नज़र आ रही है, और चुनाव के बाद भी जो दोनों ही नेताओं के बीच में जो तकरार है वो कम नहीं हुई है। देखा तो यही जा रहा था कि अब जो झारखंड की चुनावी सरगर्मियां हैं वो ठंडी पड़ गई हैं। अब हेमंता बिस्वा शर्मा नई स्क्रिप्ट के साथ दिल्ली में या बिहार में दिखेंगे, लेकिन झारखंड का ही जो एपिसोड है आराधना वो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी झारखंड में अभी भी तकरार दिखाई दे रही है बीजेपी के नेताओं और जेएमएम के नेताओं के बीच, और वहीं एक तरह से तकरार बिहार में भी दिखाई दे रही है यश, जहां जेडीयू के अपने ही विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने, और इन्होंने काफी कुछ सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही निशाना साध लिया है। तो क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको यह सुनवाते हैं कि गोपाल मंडल ने क्या कहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ खुलेआम हम फिर में पड़ जाए, अभी जो पुलिस महकमा का हेड है उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना। लड़की का बात नहीं कहूंगा, दारू पीना, अपने आवास पर कोई से दबंग क्रिमिनलों को दारू पिलाना बड़े अफसरों का ये काम है। मैं खुलेआम बोलता हूँ, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निकल बोले भाई ये बात होता है, ये बर्दाश्त हमको नहीं होता है। तो इन लोगों ने ऐसा कि उनके समय काल में अति पिछड़ा के साथ सामूहिक बलात्कार करके ऐसा कर दिया, और 1.5 मीटर कपड़ा घुसा के जब ब्लड चलने लगा उसको वो खींचा, यहाँ की थी मती मेरे वो थी वीडियो, वो सबको खींचा, रोने लगा, और वो केस इस पुलिस ने नहीं चलने दिया। बलात्कार हुआ ही नहीं है, जब बलात्कार नहीं हुआ है उसको मारा क्यों? इसलिए भाई जब तक ऊपर ने सुधरेगा, बीजेपी ने सुधरेगा, यहाँ ने सुधरेगा, ऊपर जो भी है वो नहीं सुधरेगा, वहां से चुन चुन के देता है। आईएएस को भेजते हैं, इसको भेजते हैं, जब मुख्यमंत्री को कहते हैं बढ़िया लड़का क्या होगा भाई, आईएएस आईपीएस किसी का सुनता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, ऑफिस में बैठता नहीं है। यानी कि आपने देखा कि कैसे जेडीयू विधायक ने सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं एनडीए सरकार पर कि वो वहां से आईएएस आईपीएस को भेज देते हैं, और यहां पे हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि ऊपर बदलाव ना किया जाए। तो इस पर आपके पास आपका क्या कहना है यश इस पर? आराधना, ये जो अभी हमने बयान सुना गोपाल मंडल का, ये जेडीयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था नवगछिया में, और वहां गोपाल मंडल जो है वो जनता को संबोधित कर रहे थे, और अपनी ही सरकार पर, जेडीयू की सरकार पर उन्होंने करारा हमला किया है, और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने जो जिले के एसपी हैं नवगछिया के, उन पर आरोप लगाए, नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ आराधना। एक तो उन्होंने ये कहा कि एसपी जो है पूरण झा नवगछिया के, उनको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन नवगछिया के जो एसपी हैं झा, क्या नाम, पूरण झा साहब, ये जो है दबंगों को अपने निजी आवास पे बुलाकर शराब पीते हैं, ऐसा आरोप लगाया है इन्होंने। तो सवाल यही उठता है आराधना कि ये इन्हीं की सरकार है, ये उनकी सरकार में विधायक है, नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में, और अगर बिहार में शराबबंदी है तो फिर ये बहुत ही गंभीर आरोप है आराधना कि एक जिले के एसपी तमाम दबंगों को, तमाम गुंडों को अपने घर पर बुलाकर एक तरह से उन्हें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, या एक तरह से उन्हें घर बुलाकर अगर शराब पिला रहे हैं और खुद भी पी रहे हैं। यानी जिन पर जिम्मेदारी है कानून का पालन करवाने की, वो ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक तरह से ऐसा संदेश भी जाता है आराधना कि क्या आप जो ये दबंग हैं जिन पर गोपाल मंडल कह रहे हैं, क्या आप इन दबंगों को संरक्षण दे रहे हैं, या ये कह रहे हैं एक अघोषित तौर पे कि मेरा हाथ तुम पर है, तुम्हें जो करना है तुम बेधड़क निडर होके करो। तो ये भी एक कानून व्यवस्था पर ही सीधे तौर पे सवाल है कि जिले की कानून व्यवस्था जो है, जिले का जो पूरा दारोमदार है वो एसपी पर होता है, और आप जो हैं आप ही अगर नियम तोड़ने लगे और शराबबंदी वाले राज्य में आप शराब पी रहे हैं दबंगों को बुलाकर, तो सवाल तो आप पर ही उठता है। इसका खुलासा अगर विपक्ष करता तो सवाल उठते हैं कि विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, 50% सच्चाई है और 50% झूठ है, लेकिन यहाँ पे इन्हीं की सरकार हो अगर ये आरोप लगा रहे हैं आराधना, तो फिर ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है, इन्हें मालूम है कि इन पर हो सकता है कि जो सरकार है, राज्य सरकार कोई कार्रवाई करे, कोई एक्शन ले, तो उससे भी ये नहीं डर रहे हैं गोपाल मंडल, और कह रहे हैं कि हम फेर में फंस जाएं तो फंस जाएं, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ का एसपी जो पुलिस महकमा का हेड है,
उनका धंधा बाजार में दबंगों के साथ दारू पीने का है। जो एसपी दबंगों को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर इनके साथ दारू पीता है। जब सीएम नीतीश कुमार से इसकी शिकायत करते हैं हम, तो सीएम नीतीश कुमार का जवाब होता है कि हमने तो बहुत अच्छा लड़का आपके ज़िले में अपॉइंट किया है, बहुत ही अच्छा नवयुवक आईपीएस बन के आया है, तो वो हमने ज़िले की जिम्मेदारी के लिए आपको भेजा है। तो नीतीश कुमार भी एक तरह से या तो अवगत नहीं है इस जानकारी से, इस स्थिति से, या फिर अगर नीतीश कुमार को जानकारी है इस स्थिति की, तो नीतीश कुमार एक तरह से कह सकते हैं आराधना आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, और स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, जो जैसे आरोप लग रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार कोई जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जैसा चल रहा है ढुलमुल रवैया वैसा चलने दे रहे हैं। तो जो जिनके हाथ में लगाम होनी चाहिए वही अगर लगाम कसकर नहीं रखें तो जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखेगी, ये गोपाल मंडल ने कहा है आराधना। यानी जनता ने जिस उम्मीद से आपको उस कुर्सी पर बैठाया है, आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए, अगर ये खुले मन से सरकार का ही विधायक ये कह रहा है, और अगले ही साल जो है बिहार के चुनाव हैं, तो जनता सब कुछ सुन रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवगछिया के लोगों ने ही ये सुना, ये वीडियो सब जगह पहुंचा है, पूरे बिहार में सर्कुलेट हुआ है। तो क्यों आप देखिए, चुनाव से पहले ही जो है एक तरह से बिहार सरकार को डेंट लगता हुआ दिख सकता है इस तरह के आरोपों से। और अगर नवगछिया की बात हो रही है, तो क्या जो बिहार के बाकी जिले हैं वहाँ ऐसी स्थिति नहीं होगी? क्या वहाँ सब कुछ दुरुस्त है और वहाँ ऐसा नहीं होता है? ये तो एक मामला के खुलासा हुआ है। ये भी संभव है कि अन्य जो जिले हैं बिहार के वहाँ भी ऐसा होता होगा। और गोपाल मंडल ने वहाँ सांसद भी थे आराधना, और दिलचस्प जानकारी ये है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो भी उस समय मंच पर मौजूद थे। यानी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये कहने की हिम्मत है मंडल में, कि वो गोपाल मंडल में, कि राज्य में नीतीश कुमार की नाक के नीचे इस तरह की कानून व्यवस्था संचालित हो रही है। इसके साथ ही साथ आराधना, इनके सांसद हैं अजय मंडल, ये भी मंच पर मौजूद थे। यानी जो प्रदेश अध्यक्ष जदयू के वो तो थे ही कुशवाहा, इसके साथ ही साथ सांसद हैं अजय मंडल, वो भी मंच पर थे, और उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमें इसका जिम्मा सौंपा था कि हम इनको जिताएं, और जब चुनाव हुए थे लोकसभा के तो हमने 40,000 वोटों की लीड दिलवाई थी इनको, ये हमारी वजह से सांसद बने हैं। भले अजय मंडल किसी को दर्शन ना दें। अब देखिए, ये कटाक्ष कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे विधायक तो विधायक, लेकिन हमारी पार्टी के सांसद भी किस तरह से नाकारा हैं, ये सीधे तौर पर वो कहते हुए दिख रहे हैं कि ये क्षेत्र के दौरे पर नहीं जाते। ये देखिए, ये जो है, ये भले किसी को दर्शन ना दें, भले किसी का फ़ोन ना उठाएं, फिर भी ये जो है हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, ये कहते हुए दिखे। यानी सीधे तौर पर जो पूरी जदयू की कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं गोपाल मंडल ने। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक दावा किया आराधना कि बिहार चुनाव में, चलिए गोपाल मंडल के बयान से उस पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है या क्या डेंट लगता है इस आरोप से, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन्होंने एक दावा किया है, बोले कि पिछली बार मैंने चुनाव में नीतीश कुमार से दावा किया था कि मैं 25,000 वोटों से जीतूंगा, और मैं जीता भी था। और इस बार मैं नीतीश कुमार से ये दावा करता हूं कि इस बार भी मेरी जीत होगी, और इस बार पिछली बार की तुलना से ज़्यादा वोटों से मैं जीतूंगा। यानी अगर पिछली बार 25,000 से जीता था, तो इस बार 35,000 वोटों से मेरी जीत होगी। यानी एक तरह से जो पूरी कार्यप्रणाली है उसका इन्होंने पूरा जो है कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया आराधना खुले मंच से। और ये जेडीयू के लिए, जब बिहार में चुनावी आहट तेज़ हो गई है, ऐसे समय में गोपाल मंडल का ऐसे आरोप लगाना नीतीश कुमार के लिए जो है नींद उड़ाने वाला काम कर रहा है। जी बिल्कुल, यानी एक तरह से गोपाल मंडल ने ना सिर्फ आरोप लगाए हैं बल्कि ये चेतावनी भी दे दी है कि आप अगर चाहो तो कुछ कार्रवाई मुझ पर कर सकते हो, लेकिन मैं ये आपको साफ बता दूं कि मैं इस बार भी 35,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आऊंगा। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि जेडीयू की मुझे जरूरत नहीं है। एक तरह से एक तो इनके तेवर भी बगावती दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो सवाल इन्होंने नीतीश सरकार पर खड़े किए हैं वो बहुत बड़ा डेंट है, वो सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां की जेडीयू के विधायक ही सवाल उठा रहे हैं एनडीए सरकार पर, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव भी अपनी संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, वो लोगों से जनसंपर्क बढ़ाने की यात्रा पर निकल रहे हैं। और इससे जुड़ी क्या जानकारी यश मैं आपसे पूछना चाहूंगी?
आराधना, जब विधानसभा सत्र चालू थे अभी झारखंड के माफ कीजिएगा बिहार के, जी। तो बिहार के पूरे विधानसभा सत्र में जो जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वो बचती हुई नजर आई विपक्ष के तमाम मुद्दों से। विपक्ष सदन के दरवाजे पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा था, सदन के अंदर उसने विरोध प्रदर्शन किया, उसके कई मुद्दे थे, उस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार जो है इस पर चर्चा नहीं करती हुई नजर आई और एक तरह से उन्होंने ठंडे बस्ते में जाने दिया पूरा विधानसभा सत्र। और इस पर हमने चर्चा की थी आराधना इसी कार्यक्रम में कि अब नीतीश कुमार जो है बड़े निश्चिंत होंगे, अब सोच रहे होंगे कि मैंने जैसे तैसे विपक्ष के साथ तमाम मुद्दों को, तमाम आरोपों को डॉज कर लिया, उनसे बच गया और जैसे तैसे मैंने विधानसभा का सत्र निकाल दिया। लेकिन आराधना, समझना यह होगा कि ये इंडिया गठबंधन है, ये सदन से लेकर सड़क तक घसीटता है और अगर सदन बंद हो गया है, सदन की कार्यवाही जो है उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो अब जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो सड़क पर घेरेगा नीतीश कुमार को, जेडीयू को। और इसको लेकर जो है इन्होंने जो मुहिम है, खासतौर से तेजस्वी यादव की अगुवाई में, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये मुहिम तेज हो चुकी है आराधना। और आप देखिए, इन्होंने एक अपना जो प्रोग्राम है वो साझा किया है, तो जहां एक और गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी को डेंट लगा रहे हैं, वहीं आप देखिए विपक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, अभी 2025 शुरू भी नहीं हुआ है, उसके पहले से विपक्ष ने जो है तैयारी तेज कर ली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, और वो लगातार जनता के बीच जाकर जो नीतीश कुमार की सरकार है, उसकी जो नीतियां, उसकी जो खामियां हैं, उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं आराधना। तो तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसका एक छोटा सा ब्यौरा आया है, वो हम दर्शकों के साथ साझा करते हैं। देखिए, बिहार में तो अगले साल चुनाव होना ही है। 4 दिसंबर को मुंगेर से जो है कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो 4 दिसंबर को मुंगेर में होंगे, 5 दिसंबर को तेजस्वी यादव होंगे बेगूसराय में, 6 दिसंबर को आराधना खगड़िया में होंगे और चौथे दिन यानी 7 दिसंबर को लखीसराय में इनकी यात्रा होगी। ये 4 दिवसीय यात्रा लेकर निकलेंगे, लेकिन इसमें यह भी है आराधना कि ये एक चरण की है यात्रा है। इसके बाद इसका समापन होगा, इसकी समीक्षा की जाएगी या जो कुछ भी होगा। उसके बाद ये कहा है कि इसके अगले चरण की भी जो यात्रा होगी, यानी उसमें जो और तमाम जिले होंगे उनको लिया जाएगा, फिर अगले दूसरे चरण की भी यात्रा होगी, फिर तीसरे चरण की भी यात्रा होगी। तो एक तरह से जो है विपक्ष ने अपनी तैयारी तेज कर दी है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जहां एक और नीतीश कुमार के अपने ही लोग उनको डेंट लगाने में लगे हुए हैं, तो वहां विपक्ष जो है और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी चौतरफा शुरू हो गई है। कहीं अपने ही विधायक सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो कहीं विपक्ष उन्हें घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। और अभी तेजस्वी यादव की यात्रा, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कैसे उनकी जनसभाओं में जन सैलाब उमड़ आया था, कितनी सैकड़ों की भीड़ हमने देखी उनकी हर सभा में। और इसे लेकर जरूर जो सत्ता पक्ष है वो जरूर टेंशन में नजर आ रहा है। वहीं इस बीच चिराग पासवान को बड़ा झटका लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यश, अभी तो विधानसभा चुनाव की लहर बहुत हद तक शुरू भी नहीं हुई, ये कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो क्या है ये खबर? देखिए, एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी, जो पासवान की पार्टी है, रामविलास पासवान की, अब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं चिराग पासवान। तो ये केंद्र सरकार में सहयोगी भी है मोदी जी के। अब इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है आराधना, और एक तरह से आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी को झटका लग रहा है और चिराग पासवान की पार्टी को अब एक और झटका लगता हुआ दिख रहा है, और वो ये है कि इनकी एक युवा विंग है आराधना। हर एक पार्टी की, जैसे कांग्रेस की है यूथ कांग्रेस, वैसे ही और एबीवीपी होती है भाजपा की, तो इनकी भी अपनी एक यूथ विंग है। तो इसकी यूथ विंग के 1, 2, 10, 20 या 50 नहीं आराधना, 100 के 100 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है चिराग पासवान की पार्टी के लिए। और वो भी ये घटनाक्रम आराधना इस समय हो रहा है जब चुनाव बस मुहाने पे हैं, और इसके बाद जो है प्रचार शुरू हो जाएगा, चुनावी सुगबुगाहट जो है धीरे धीरे तेज होने लगेगी। उसके पहले ही इन पार्टियों को डेंट लगता हुआ दिख रहा है। यानी एक तरह से जो पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हम बात करें, सत्ताधारी पार्टी की, वो एक तरह से उन्होंने हवा को भांप लिया है कि अब जो है राजनीतिक ऊंट जो है वो बिहार का किस करवट बैठने वाला है, इसकी तैयारी इन्होंने भी पहले से कर ली है। तो 100 जो यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो उसके पदाधिकारी हैं यूथ विंग के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर जो चिराग पासवान हैं उन पर आरोप लगाए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एलजेपीआर के, कि हमें बाकी जो जैसे पार्टी के जो तमाम विधायक हैं या और जो लोग हैं, बड़े नेता हैं,
उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, हमें तवज्जो नहीं दी जाती है। हम मिलने जाते हैं तो हमें समय नहीं मिलता है। तो एक तरह से जो अहमियत है हमारी, हमें दरकिनार करके रखा जा रहा है पार्टी में। तो हमें सम्मान की कमी है, हमारा संवाद जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ही पहुंच नहीं पाता है। तो इसकी वजह से हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ दिख रहा है आराधना। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी को गोपाल मंडल ने डेंट दिया और अब इन 100 युवा कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को डेंट देने का काम किया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एनडीए की पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज है, अपने पार्टी हाईकमान से नाराज है और वो अपने पार्टी से मुंह फेरने लगे हैं। और अब ये कितना बड़ा झटका साबित होगा पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती भरपूर दिखाई दे रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट तौर पर एनडीए को चुनौती देने जा रहा है, तो कुछ चुनौतियां उन्हें अपनी ही पार्टी से भी मिल रही है। बहरहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अपने सहयोगी यश का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने हमें और आपको बहुत सारी जानकारियों से रूबरू करवाया और कल फिर इसी वक्त इसी जगह मुलाकात करते हैं।